हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोया कंपटीशन क्लासेस पर। अब से पहले जो हमारी जर्नल साइंस की जो क्लासें थी उनमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो उसके हमने दो भाग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जिसमें हमने एक क्लास में प्लाज्मा के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था और दूसरी क्लास में हमने आरबीसी के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, प्लाज्मा में हमने बताया लगभग 92% जल होता है, बहने वाला भाग बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। और आरबीसी में हमने बताया कि इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो अब इसके बाद अब जो अपनी जो अगली जो क्लास चलेगी वो चलेगी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। किसकी चलेगी? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, देखिए साथियों, हम ये पढ़ चुके हैं कि गैसों का परिवहन रक्त में कौन करता है। ठीक है, तो अगला जो है वो है डब्ल्यूबीसी। कौन सा आएगा? डब्ल्यूबीसी। क्या आएगा? वाइट ब्लड सेल्स या फिर कार्पल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स या फिर कार्पल्स। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। इन्हें क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, इसका जो निर्माण जो होता है, इनकी जो फॉर्मेशन जो होती है या फिर इनका जो ओरिजिन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? बोन मैरो में। कहां पे पाया जाता है? बोन मैरो में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो ओरिजिन है वो अस्थि मज्जा में पाई जाती है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है? उपस्थित होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? केंद्रक। इनमें जो केंद्रक है ये क्या पाया जाता है? उपस्थित होता है। साथ में हमने जो पढ़ा था वर्णक। क्या पढ़ा था? वर्णक। इनमें जो वर्णक होता है वो वर्णक क्या पाया जाता है? अनुपस्थित पाया जाता है। यानी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पस जो है इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इनका निर्माण बोन मैरो में होता है। इनका जो न्यूक्लियस जो होता है इनमें उपस्थित होता है और इनके अंदर जो वर्णक जो होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन वर्णक। कौन सा वर्णक है? हीमोग्लोबिन जो वर्णक है ये इनमें क्या पाया जाता है? अनुपस्थित पाया जाता है। अब अगर इनकी आकार की बात करें, किसकी बात करें? आकार की, तो इनका जो आकार होता है वो अमीबा के समान पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? अमीबा के समान इनका आकार होता है। इनका आकार कैसा होता है? अमीबा के समान पाया जाता है। अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करें, किसकी बात करें? नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो ये लगभग 5000 से 7000 घन मिमी होती हैं। कितनी होती हैं? लगभग 5000 से 7000 घन मिमी क्या पाई जाती है? इनकी संख्या रक्त में उपस्थित होती है। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे एक बार फिर कर लेते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात पाया जाता है लगभग 600 आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती है। ठीक है, अगर इनके जीवन काल की बात करें, किसकी बात करें? इनके जीवन काल की अगर हम बात करते हैं कि इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो इनका जो जीवन काल है वो लगभग होता है 4 से 10 दिन। कितना होता है? लगभग 4 से 10 दिन का क्या होता है? इनका जीवन का होता है। हमने क्या पढ़ा? ल्यूकोसाइट कहते हैं, निर्माण बोन मैरो में होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, वर्णक अनुपस्थित होता है, आकार अमीबा के समान होता है, संख्या कितनी होती है? लगभग 5 से 7000 होती है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 अनुपात 1 होता है और इनका जीवन काल कितना होता है? लगभग 4 से 10 दिन का होता है। ठीक है,
अगर WBC की बात करें तो WBC मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कणिका में, क्या होती हैं? कणिका में, और एक होती है अकणिका में। एक तो कैसी होती हैं? कणिका में, और एक होती है कणिका में और अकणिका में। कणिका में की बात करें तो यानी इनका जो आकार होता है, आकार के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं, या फिर विशेष प्रकार की क्या संरचना होती है, तो क्या बोलते हैं? इनको कणिका में बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कणिका में। अगर बाह्य संरचना अगर कैसी है? चिकनी है, तो क्या बोल देते हैं? अकणिका में बोल देते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट। इन्हें बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट या फिर एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है। अब देखो, ये जो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं, जो कणिका में होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, और तीसरी होती है बेसोफिल। जो न्यूट्रोफिल होती है, ये होती है उदासीन। कैसी होती है? उदासीन। नाम से पता लगा है, न्यूट्रल है। कैसी है? न्यूट्रल है। जो इओसिनोफिल होती है, ये होती है अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। और बेसोफिल कैसी होती है? क्षारीय। कैसी होती हैं? क्षारीय प्रकार की पाई जाती है। ठीक है। अगर ये तो हो गए इनके मुख्य 3 प्रकार। किनकी बात कर रहे हैं? कणिका में की, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है। और जो इओसिनोफिल है, इसको एसिडोफिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडोफिल भी इसे कहा जाता है। ठीक है। वो बाद में हम पढ़ेंगे कि किस किस से रंजक के द्वारा क्या होते हैं, ये कौन कौन से रंजक के द्वारा अभिरंजित इनको किया जाता है। ठीक है। इनकी मतलब इनमें जो केंद्रक जो पाया जाता है, उसकी शेप किस प्रकार की पाई जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रेन्युलोसाइट की। किसकी बात करते हैं? एग्रेन्युलोसाइट की। ये मुख्यतः 2 प्रकार की होते हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दोनों प्रकार की। कौन कौन सी? मोनोसाइट। एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। एक क्या होती है? लिम्फोसाइट। एक क्या होती है? मोनोसाइट होती हैं, और एक क्या होती हैं? लिम्फोसाइट होती हैं। अब लिम्फोसाइट जो होती हैं, इसके मैच्योरेशन के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं बी लिम्फोसाइट, एक तो होती हैं बी लिम्फोसाइट और एक होती हैं टी लिम्फोसाइट। एक तो होती हैं बी लिम्फोसाइट और एक होती हैं टी लिम्फोसाइट। अगर बात करें दोनों का जो निर्माण हो रहा है, दोनों का जो ओरिजिन है, वो तो सेम है। दोनों का ओरिजिन तो क्या है? सेम है, बोन मैरो है। लेकिन अगर बात करें इनके परिपक्वन की, अगर बात करें मैच्योरेशन की, अगर बात करें तो बी लिम्फोसाइट जो है, इसका जो मैच्योरेशन होता है वो बोन मैरो में ही होता है। कहाँ पे होता है? बोन मैरो में ही होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। जबकि जो टी लिम्फोसाइट है, इसका होता है थाइमस में। इसका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? थाइमस में। कहाँ पे होता है? थाइमस में होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ये देखो भाई, कणिका में ग्रेन्युलोसाइट 3 होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है। और जो अकणिका में होती हैं वो 2 होती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट हैं, ये आकार में सबसे बड़ी है। किसमें सबसे बड़ी है? मोनोसाइट क्या है? आकार में सबसे बड़ी है। अगर कोई बात करे आकार में सबसे बड़ी, तो कौन है? यहां पे लिख देता हूं, आकार में सबसे
बड़ी, आकार में सबसे बड़ी कौन सी है? आकार में सबसे बड़ी मोनोसाइट है। और आकार में सबसे छोटी कौन सी है? आकार में जो छोटी है वो लिम्फोसाइट है। आकार में सबसे छोटी कौन सी है? लिम्फोसाइट। ये है आकार में सबसे छोटी। आकार में सबसे छोटी। देखो, अगर इनके साइज की बात करें, किसकी बात करें? अगर साइज की बात करें कि साइज के आधार पर किस किस प्रकार की होती हैं, तो देखो सबसे बड़ी हमने बताया अभी मोनोसाइट, उसके बाद एसिडोफिल, कौन सी? एसिडोफिल, उसके बाद न्यूट्रोफिल, फिर बेसोफिल और फिर लिम्फोसाइट। फिर क्या आ जाएगी? लिम्फोसाइट आ जाएगी। ये इनके आकार की बात है, यानी आकार में सबसे बड़ी और ये क्या है? सबसे छोटी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम आकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के आकार के आधार पर पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी डब्ल्यूबीसी है जो आकार में सबसे ज्यादा बड़ी पाई जाती है, तो क्या बताएंगे? मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है और लिम्फोसाइट आकार में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। अगर इसके बाद हम बात करें संख्या की, किसकी बात करें? संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर इनका क्रम क्या होगा, ठीक है। ये किसके आधार पर है? साइज के आधार पर। ये किसके आधार पर है? साइज के आधार पर। अगर हम बात करें संख्या के आधार पर तो क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली है वो कौन सी है? न्यूट्रोफिल। कौन सी है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बाद पाई जाती हैं लिम्फोसाइट। कौन सी पाई जाती हैं? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बाद पाई जाती हैं मोनोसाइट। कौन सी पाई जाती हैं? मोनोसाइट। उसके बाद पाई जाती हैं एसिडोफिल और लास्ट में बेसोफिल। कौन सी पाई जाती हैं? बेसोफिल। यानी हम ये कह सकते हैं कि संख्या में न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली क्या है? डब्ल्यूबीसी। यानी लगभग कितने परसेंट? लगभग 62% क्या पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। और जो बेसोफिल पाई जाती है वो 0.05 से 1% ही क्या उपस्थित होती है, ठीक है। अब देखो, ये जो न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो मिलकर क्या करती हैं? प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति तैयार करती हैं। क्या तैयार करती हैं? प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति तैयार करती हैं। कौन तैयार करती हैं? मोनोसाइट प्लस न्यूट्रोफिल, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं? प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति तैयार करती हैं। यानी जब हमारे शरीर के ऊपर कोई बाह्य रोगाणु या फिर कोई बाह्य जीवों के द्वारा अगर कोई रोगाणु, कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया, जो भी कोई है जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर सकता है, अगर उनका आक्रमण होता है तो सबसे पहले कौन तैयार मिलती हैं? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल सबसे पहले उनसे लड़ने के लिए क्या रहती हैं? तैयार रहती हैं। अतः जो हमारी जो ये है क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं शरीर के सैनिक। क्या बोलते हैं? शरीर के सैनिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसका काम करते हैं? प्रतिरक्षा का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रतिरक्षा का क्या करते हैं? प्रतिरक्षा करने के कारण डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? शरीर का सैनिक कहा जाता है। अगर शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है? अगर शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहलाता है ये? ल्यूकेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइटोपिनिया।
साइटोपेनिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई रक्त के अंदर अगर WBC की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है, रक्त के अंदर WBC की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया। क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है। अगर WBC की संख्या रक्त में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है तो क्या कहलाएगा, ल्यूकोसाइटोपेनिया कहलाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी साइज के अंदर जो सबसे बड़ी है उसका नाम क्या है, मोनोसाइट, और संख्या में जो सबसे ज्यादा है उसका नाम क्या है, न्यूट्रोफिल। उसका नाम क्या है, न्यूट्रोफिल है। लगभग 62% क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, इसी के साथ हमने WBC का कार्य भी बता दिया कि ये प्रतिरक्षा करने का क्या करते हैं, कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स किसकी बात करते हैं, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट या बिंबाणु या पट्टिकाणु। क्या बोलेंगे, बिंबाणु या फिर पट्टिकाणु क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स को कहा जाता है। इनकी जो ओरिजिन है, इनकी क्या है, जो ओरिजिन है वो कहां से होती है, बोन मैरो से होती है। इनके अंदर जो केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक, वो अनुपस्थित होता है। क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगर इनकी संख्या की बात करें, किसकी बात करें, संख्या की अगर बात करें तो ये लगभग 1.5 से 3.5 लाख की संख्या में क्या रहती हैं, ये रक्त में उपस्थित होती है। ठीक है, और इनका जो जीवन काल होता है, क्या होता है, इनका जो जीवन काल होता है लगभग 7 दिन का होता है। कितना होता है, लगभग 7 दिन का। और ये मुख्यतः काम क्या करती हैं, ये मुख्यतः रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं। क्या करती हैं, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का का मतलब क्या है भाई, देखो लगातार अगर रक्त बहेगा तो व्यक्ति की अरक्तता के कारण क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। शरीर के अंदर रक्त की अगर कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, उसके अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा। और जब कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रेस्पिरेशन की क्रिया रुकेगी और इससे क्या हो जाएगा, मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जैसे कहीं पे हमें चोट लगी, कहीं पे कोई दुर्घटना अगर हमारे हो जाती है, हमारी चोट लग जाती है, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि रक्त जो होता है उसके अंदर स्वतः ही एक जाल सा बन जाता है। अब हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रोनोजिन और थ्रोम्बिन जो प्रोटीन पाए जाते हैं, जो रक्त का क्या करते हैं, थक्का जमाने का काम करते हैं। तो वो प्लेटलेट्स के साथ मिलकर क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ देखो हमने क्या पढ़ लिया है, रक्त की पूरी की पूरी रक्त के बारे में हमने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। रक्त में हमने सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने RBC इरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़ा, दोबारा हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने ल्यूकोसाइट के बारे में पढ़ा, WBC के बारे में पढ़ा, और तीसरी बार हमने किसके बारे में पढ़ा, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट के बारे में पढ़ा। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि रक्त के कार्य, क्या पूछता है, रक्त के कार्य, तो देखो हम मुख्य मुख्य कार्य बता देते हैं। सबसे पहला गैसों का परिवहन। किसका परिवहन, गैसों का परिवहन। जो कौन करता है, RBC करती, कौन करती है, RBC करती है। RBC के अंदर भी कौन करता है, मुख्यतः हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, दूसरा प्रतिरक्षा का कार्य। क्या करती है, प्रतिरक्षा का कार्य। जो प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा का कार्य हमारे शरीर में कौन करता है, प्रतिरक्षा का कार्य हमारे शरीर के अंदर करती है WBC। तीसरा, हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो क्या करती हैं, हार्मोन्स छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं, हार्मोन का वहन। हार्मोन का वहन भी कौन करता है, रक्त करता है। हमारे शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो कौन है, उत्सर्जी जो पदार्थ हैं, यानी जो यूरिया है या यूरिक एसिड है, इन सभी का वहन भी कौन करता है, रक्त करता है। तो ये क्या थे, रक्त के मुख्य मुख्य कार्य थे।
ठीक है। इसी के साथ हमारा जो परिसंचरण का जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा था रक्त, वो खत्म हो चुका है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रक्त के प्रकार कि रक्त कितने प्रकार का होता है, या फिर RH फैक्टर, यानी कभी आपने सुना होगा कि ब्लड होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, AB और O प्रकार का। कौन कौन से प्रकार का? AB और O प्रकार का। इसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।